नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं मिहिर रंजन और मेरे साथ हमारे एसआईटी के चीफ सुबोध जैन यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम दोनों आज यहाँ पर बैठे एक मकसद की वजह से, एक पर्पस है और इसीलिए एक डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको भी हमारी बातचीत सुन के सोचना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए गुनहगार कौन है और फिर उसकी सजा क्या होनी चाहिए, उसको कोर्स करेक्शन कैसा होना चाहिए ताकि फिर ये दोबारा घटना ऐसी हो। हम बात करने वाले हैं अभी जो नोएडा में 2-3 दिनों पहले हुआ, बड़ी दुखद घटना है। एक नौजवान इंजीनियर अपनी गाड़ी से जा रहा है, सड़क किनारे उसकी गाड़ी बिल्डर के बनाए हुए बेसमेंट में गिर जाती है। बेसमेंट बना नहीं था, कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा था। कोई साइनेज नहीं था कि रुक जाइए, धीरे चलाइए, कोई बाउंड्री वॉल नहीं था जो कि उसको रोक सकता था। गाड़ी पलट के चली गई। पूरे लोग सामने खड़े थे। उसने अपने पिताजी को फोन किया कि पापा बचा लो। उसके फादर भी आ गए, एसडीआरएफ की टीम थी, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो भी आ गए थे, एनडीआरएफ की भी टीम थी, लेकिन उस इंसान को बचाया नहीं जा सका। तो सवाल ये उठता है कि ये खामी कहाँ पे है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है। तो मैंने सुबोध जी को बुलाया कि आज इस पर बात करते हैं। वो जानते हैं आप तो इस तरह के मामलों को, इस तरह की चीजों को बड़ी पैनी निगाह से और नजर से देखते हैं। तो आप बताइए सुबोध जी, बताइए प्राइमरली जब आपके पास ये जानकारी है कि ऐसी ऐसी घटना हो, हम लोगों ने अपने टेलीविजन चैनल भारत एक्सप्रेस पे लगातार इसे चलाया, तो आपको क्या लगा कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या अथॉरिटी के लोग हैं? क्या वहां पर जो गड्ढा था उसके लिए बिल्डर है? क्या प्रशासन है? क्या सरकार है? किसकी गलती से एक नौजवान, एक होनहार इंसान की जान चली गई? देखिए मेरी जी, इस पूरे मामले के अंदर जितना भी अभी मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल्स, प्रिंट मीडिया, हर जगह सोशल मीडिया, ये मुद्दा छाया हुआ है। और आप देखेंगे इस प्रदेश सरकार ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं लोकेश हम, उनको भी यहाँ से हटाकर प्रतीक्षा सूची में रख दिया है। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसके लिए अगर आप सही तरीके से इसका आकलन करेंगे तो हम इस पूरे मामले में पुलिस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर वगैरह देखना होता है, कि भीड़ है तो उसको हटाना है, उस तरह की चीज़ें रहती हैं। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही मायनों में नोएडा अथॉरिटी की है। इसके अलावा जब इससे आगे चलते हैं तो इस तरह की जब दुर्घटनाएं होती हैं तो रेस्क्यू का काम 2 टीम करती हैं। एक पहले फायर ब्रिगेड करती थी, शुरू से आज भी करती है। एक इसके बाद देश के अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बनाई गई है। एसडीआरएफ वो होती है जो स्टेट लेवल पे काम करती है, एनडीआरएफ जो होती है नेशनल लेवल पे काम करती है। इस पूरे मामले के अंदर जो नेग्लिजेंसी है वो बेसिकली फायर डिपार्टमेंट की है। उसके बाद हम इसको जिला प्रशासन में मान लें, एसडीएम, एडीएम या कोई और भी अधिकारी हो सकता है, उन लोगों की है, क्योंकि एसडीआरएफ उन्हीं के वो लोग एसडीआरएफ से जुड़े होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ भी होता है, किसी भी स्टेट में आप जाएंगे, उनकी जिम्मेवारी है। एक युवक मौके पर पहुंचता है और वो आदमी जो ना तो एसडीआरएफ में है ना फायर ब्रिगेड के अंदर है, वो आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना रस्सी बांधकर कूदता है और उस युवक को तलाश करने की कोशिश करता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग क्यों नहीं कूदे? हाँ, वहां पर रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन की तरफ से या इस तरह का जब पैनिक कॉल उसके फादर ने या किसी ने किया होगा, जो प्रशासन या अमला सरकारी जो भी कह लीजिए, उसके लोग हैं, तो वो लोग पानी में क्यों नहीं कूदे? वही तो नेग्लिजेंसी आ रही है। नेग्लिजेंसी बेसिकली ये है कि जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई और जिस तरह की जानकारी तमाम माध्यमों से मिल रही है, हमारे चैनल ने भी वहां कवर किया, मौके पर हमारे रिपोर्टर्स भी गए, वहां क्रेन भी अवेलेबल थी, वहां नाव भी थी, वहां रस्सियां भी थी, और वहां जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे वो लोग पानी में पैर देने के बाद ठंडा ठंडा करके डर रहे थे। मतलब आपको सही मायनों में जो आपको प्रशिक्षण दिया जाता है और आपसे उम्मीद की जाती है वो इसलिए तो की जाती है कि बाढ़ आ गई, आप और मैं तो बाढ़ में तैरकर लोगों को नहीं बचा पाएंगे, नाम सक्षम है, नाम है प्रशिक्षण मिला है। कहीं आग लग जाती है तो मैं तो अंदर घुस के किसी को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ना मुझे प्रशिक्षण मिला उस तरह का, ना मुझे उस तरह की जानकारियां हैं। तो बेसिकली जो हम एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है या फायर ब्रिगेड है, इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग ही इस तरह की मिलती है कि जो डिजास्टर की सिचुएशन होती है उसके अंदर आप उसको हैंडल करें। कहीं स्मोक है तो उनके पास उस तरह के मास्क होते हैं, पानी के अंदर उनको तैरना आता है, उनके पास नाव होती है, उनके पास क्रेन होती है, उनके पास रस्सियाँ होती हैं। फायर ब्रिगेड के पास रहता है ऊंचाई पे आग लग जाती है, लोगों को निकालने के लिए क्रेन और बाकी इक्विपमेंट रहते हैं। तो वो लोग ट्रेनिंग ही इस तरह की लेते हैं, उनको ट्रेनिंग दी ही इस तरह की जाती है कि वो लोगों को बचा सकें। और इस पूरे मामले के अंदर हमने जितना भी सामने अभी सारी चीज़ तथ्य आए हैं, इस पूरे मामले के अंदर फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी पूरी तरह से दोषी हैं, एसडीआरएफ के तमाम अधिकारी पूरे तरह से दोषी हैं, और सरकार ने इसमें कार्रवाई करते हुए नोएडा के जो सीईओ उनको तो हटा दिया है। लेकिन सवाल ये है एसडीआरएफ और जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक? पीछे से चलता हूँ, शुरू से आते सड़क के किनारे उसके एज के बाद एक गड्ढा है जी,
20 फीट 30 फीट 40 फीट बिल्डर का बेसमेंट बन रहा हो या XYZ बन रहा हो जी उसमें पानी जमा है तो रोड के किनारे वहां पर कायदे से साइनेज होना चाहिए, बिल्कुल बाउंड्री वॉल होना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था कि अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो उसको कूद के नहीं जाए। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये नोएडा अथॉरिटी की जिम्मेवारी है, अथॉरिटी की। वो अथॉरिटी की जिम्मेवारी है। देखिए इस पूरे आप देखेंगे सिस्टम के अंदर कहीं पर नगर निगम नगर निकाय होते हैं या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल दें या फिर अथॉरिटी होती है, यहाँ पर अथॉरिटी काम करती है। तो अथॉरिटी की वो जिम्मेवारी थी कि वहाँ पर अगर कोई सड़क पर ऐसा पैच है जहाँ हादसा होने की संभावना है तो उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ पर उस पैच को कवर करें। अब सुनिए, अब आपने कहा कि नोएडा अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी तो ये यहाँ पे पहली बार हादसा नहीं हुआ सुबोध जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 1 महीने के अंदर 2 अलग अलग घटनाएं आई। एक पता चला कि ट्रक भी दीवार तोड़ के वहां पे कूद गया था, उसमें खुशकिस्मत था ट्रक ड्राइवर जिसकी जान बच गई। क्या उस टाइम पर जब ये घटना हुई उसके बाद भी प्रशासन या अथॉरिटी या बिल्डर, भाई उसी की बिल्डिंग थी ना, उसमें से कोई नहीं जाएगा कि वहां पर कुछ फुल प्रूफ कंक्रीट कर देते ताकि आगे ये हादसा नहीं हो? और अगर नहीं हुआ तो फिर उसके लिए किसके खिलाफ और क्या कार्रवाई? देखिए अभी अगर हम इसको सही तरीके से इसका आकलन करते हैं तो बिल्डर की जवाबदेही भी और जिम्मेदारी भी है, लेकिन बिल्डर उतना बड़ा गुनाहगार नहीं है इस मामले में जितना कि प्रशासन है। अगर आप इसको स्पष्ट रूप से, हालांकि बिल्डर के बारे में अच्छा बोलना तो लोग समझते हैं कि कोई ऐसा कारण रहा होगा हम बिल्डर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो हमारे बचाने की कोशिश से कोई बच पाएगा और ना हमारे फंसाने की कोशिश से कोई जेल जा पाएगा। ताजा अपडेट ये है कि जो वहां पे संबंधित बिल्डर है उस बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर मैं गलत, अभय कुमार सिंह या अभय सिंह नाम उनका है, उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। और इसके अलावा जो अब तक जब से ये घटना हुई तब से मैं मोटे तौर पे देखूं तो 3 बड़ी बातें हुई हैं। सबसे पहले तो जो एसी जो के CEO थे लोकेशन उनको हटा दिया गया, नंबर 1। उसके बाद 3 मेंबर वाली एक SIT का गठन हुआ जिसको 5 दिन में रिपोर्ट देनी है। और फिर उसके बाद जो बिल्डर था उसको भी अरेस्ट कर लिया। आज मैं दोपहर में देख रहा था, 4-5 बजे की बात है, प्रशासन का पूरा अमला वहां था। पत्रकारों को भी बहुत जगह से रोक दिया गया कि हम अपना काम करें, डिस्टर्ब मत करिए। पूरा अमला अब जाके वहां पे जमा था। लेकिन ये तब नहीं था जब ट्रक तोड़ के चला गया, जब कोई हादसा होने से पहले। एक आदमी के मरने के बाद ही सिस्टम जगता है ये अपने आप में। अब आप जरा मुझे जो बिल्डर्स और साथ में जो अथॉरिटी है इन दोनों के बारे में बार बार हम लोग भी देखते हैं कि मिली भगत है। नोएडा NCR में, आप दिल्ली NCR में पूरा देख सकते हैं कि सैकड़ों क्या हजारों मकान है जिसमें बिल्डर और अथॉरिटी की वजह से लोगों की रजिस्ट्री आज तक, बिल्कुल सही बात, कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि बिल्डर और अथॉरिटी के बीच में कुछ मिली भगत थी इसीलिए नेग्लिजेंस और इसीलिए आदमी की जान गई? ये तो डेफिनेटली है कि अथॉरिटी और बिल्डर की मिली भगत है और ये प्रमाणिक है। हाई कोर्ट के ऑर्डर से CBI ने मुकदमे दर्ज किए हैं। ये वही स्पोर्ट है। हाँ, आप चुके गहरी नजर रखते हैं, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा बिल्डर था, किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी? यहाँ 3C ग्रीन करके एक बिल्डर होता था, उसको ही लैंड अलॉट हुई थी। ठीक है। उसने अथॉरिटी का पैसा बकाया जो था वो नहीं चुकाया। अच्छा। लेकिन कमाल की बात देखिए कि वो लोटस ग्रीन को अपने प्लॉट्स बेच देता है। तो 3C ग्रीन ने बेच दिया लोटस ग्रीन को। अब सवाल ये है कि 3C बिल्डर जिसको ये लैंड अलॉट हुई थी, अगर वो किसी का पैसा वापस नहीं दे रहा है तो थर्ड पार्टी का एंट्रेंस वहां कैसे हो गया? आप दिलचस्प बात बता रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की जमीन है, उसने बेच दिया A को। स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए बेसिकली ये लैंड अलॉट की गई थी कुछ चुनिंदा कंपनियों को। ठीक है। ये जो पैच है 3C के पास था, तो 3C डेवलपर्स ने इसको बेच दिया लोटस ग्रीन को। पैसा चुकाया? पैसा किसी का नहीं चुकाया गया। पैसे का केस अभी तक भी, मैं आपको सिलसिले मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना। आप जो बोल रहे हैं अधिकारियों की मिलीभगत है, ये प्रमाणिक है। और प्रमाणिक ये इसलिए है कि एक अथॉरिटी ने अपनी जमीन किसी को दी, उस कंपनी को दी जिसकी औकात नहीं थी उस जमीन को खरीदने की। 10 लाख रुपए केवल औकात थी, उसको आप हजारों करोड़ का लैंड पार्सल दे देते हैं। वो आपका पैसा जो टाइमली होता है, एक सिस्टम होता है कि मुझे इतना पैसा इतने दिन में देंगे, वो एक सिस्टम होता है फाइनेंशियल। आपको वो पैसा नहीं चुकाता, फिर आप कैसे परमिट कर देते हैं कि अपनी लैंड आप दूसरे आदमी को देते जो आपकी है ही नहीं, जिसका आपने पूरा पैसा ही नहीं दिया। उसने लोटस ग्रीन को बेच दिया। लोटस ग्रीन ने यहाँ काम करने के लिए गड्ढे खुदवा दिए, बेसमेंट पार्किंग वगैरह उसको बनानी थी। अब लोटस ग्रीन पर जब उसमें पैसा तो उस पर भी नहीं था, क्योंकि पैसा तो सरकारी काम से कर रहे थे ना ये लोग। इन्होंने उठा के ये MC जो आया अभी विस टाउन, इसको बेच दिया MC विस टाउन को, MJ विस टाउन को। MJ विस टाउन का जो मालिक है अभी अभय सिंह, जिसको अरेस्ट किया गया है, वो बोल रहा है साहब हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, गड्ढा तो हमें खुदा हुआ मिला था। तो भाई गड्ढा खुदा हुआ मिला था, उसको भरने की जिम्मेवारी किसकी है? चलो नहीं भरने, आपको यहाँ प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उसकी बैरिकेडिंग की जिम्मेवारी। देखिए एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। एक गड्ढा खुदा हुई जगह आपने खरीदी, ठीक,
और वो जगह किसकी थी ओरिजिनली? अथॉरिटी की। अथॉरिटी की। अथॉरिटी को उस बंदे ने पैसा नहीं दिया, तो क्या आपको वहां पर किसी तरह के कंस्ट्रक्शन या बाकी चीजों के लिए तो परमिशन? हम भी तो वही सवाल कर रहे हैं ना सर, कि एक अथॉरिटी ने लैंड दी थी स्पोर्ट्स सिटी के लिए, स्पोर्ट्स सिटी तो आपने बनाई नहीं है, पूरे देश को पता है, कोर्ट ने उसमें इंटरफेरेंस करा है, सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए हैं। सीबीआई भी बहुत बड़ी कोई धुली नहीं है, आप देख रहे हैं सीबीआई ने अभी तक तो किसी को अरेस्ट किया नहीं है। आपको पता है चोरी हुई है, मुझे पता है चोरी है, नोएडा के हर अधिकारी को पता है चोरी हुई है, नोएडा के आम नागरिक को पता है चोरी हुई है, सीबीआई को नहीं पता लगा चोरी हुई है? किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया भाई आज तक? नोएडा अथॉरिटी के जो जिम्मेवार अधिकारी थे, जिनके टर्नओवर के अंदर सारा घोटाला हुआ, क्यों अरेस्ट नहीं किया किसी को भी आज तक? उस मंत्री को, संतरी को, अधिकारी को, डिविजनल कमिश्नर को, नोएडा के सीईओ को अभी तक एक आदमी बताइए ना जिसको अरेस्ट किया हो। और अभी भी अगर आप गैर जिम्मेवारी की बात करते हैं, बिल्डर जिम्मेवार है, बिल्कुल सही है। बिल्डर की ड्यूटी बनती थी कि वहां पर वो जो पानी भरा था या तो उसको निकलवाए। आप एक बात बताइए, गिरफ्तारी तो बिल्डर को तो गिरफ्तार कर, क्या सरकारी कर्मचारियों में से नहीं होना? तो मैं भी तो वही सवाल कर रहा हूँ कि लोकेश हमको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? लोकेश हमने अपने हटाने से पहले एक जेई को टर्मिनेट किया है, एक इंजीनियर को टर्मिनेट किया है, जिसकी जुडिक्शन के अंदर अधिकार क्षेत्र में आता था। तो क्या वो जेई यही उसी लेवल का काम है जो जीएम बैठे हैं, जो डीएम बैठे हैं? इसके अलावा यहाँ पर जो एजीएम, जीएम, दुनिया भर के अधिकारी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, क्यों नहीं किसी को टर्मिनेट किया गया? क्यों नहीं किसी को अरेस्ट किया गया? लोकेश को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? फायर ब्रिगेड के किसी अधिकारी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सरकारी मुलाजिम है। और इस देश के अंदर नेता और अभिनेता, इन दोनों के खिलाफ कभी कार्रवाई होती नहीं है। आप ज्यादा बोलेंगे पत्रकार पे कार्रवाई हो सकती है, मीडिया हाउस पे कार्रवाई हो सकती है, एक आम नागरिक पे कार्रवाई हो सकती है। एक आम नागरिक जिसने अपनी जान जोखिम में डाल के उस युवक को बचाने की कोशिश की, उसका सभी देख रहे थे, परसों से उसका टीवी पे चल रहा है कि उसने क्या आज वो बदल गया। आप सवाल एक चीज देखिए, जो आदमी इतनी हिम्मत रखता हो कि उसकी जिम्मेवारी नहीं है, उसकी जवाबदेही नहीं है, मैं रोड से जा रहा हूँ, मैंने देखा कोई एक्सीडेंट हो गया और मैं अपनी जान जोखिम में डालकर किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं अच्छा इंसान हूँ? मैं भले ही बुरा हूँ, लेकिन काम तो मैं अच्छा कर रहा हूँ ना। और मैं वहां पर सभी के सामने चश्मदीद जो बाकी लोग खड़े हैं उनके साथ मैं भी बोल रहा हूँ कि प्रशासन जिम्मेदार है, नेग्लिजेंस है, मर्डर है, मौत हुई है। 2 दिन बाद आज उसकी भाषा क्यों बदली? आप क्या समझ रहे हैं? ये सरकार जो है ना, सरकार तो ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने इनको ठीक से रगड़ दिया, उन्होंने, मुख्यमंत्री ने बहुत सख्त कार्रवाई की और लोकेशम को हटाया गया, बहुत बड़ी कार्रवाई है। नॉर्मली अथॉरिटी के सीईओ इस तरह हटाए नहीं जाते हैं। सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन क्या नौकरशाहों की मंशा ठीक है? अगर पुलिस उसको 4 लठ मारेगी या उसको प्रशासन बोलेगा कि तू ये बंद कर देंगे, तो वो बेचारा गरीब आदमी फ्लिपकार्ट में नौकरी करता है, उसकी इतनी औकात हो सकती है कि वो बोल दे साहब मैं तो अड़ा रहूंगा? तो सुर बदलना है। एक आदमी कल कुछ बोल रहा है, आज कुछ और बोल रहा है, और आज भी जो उसकी वीडियो आ रही है वो बनवाई गई है, बनाई नहीं है उसने, वो अपने मोबाइल से शूट नहीं कर रहा है, कोई और शूट कर रहा है उसको, आप देखेंगे तो साफ नजर आ रहा है प्रशासन गवाहों को दबाने की और जवान चुप रखने के लिए उनको धमका रहा है। तो ये बेसिकली इस पर लीपापोती हो जानी है, इसमें किसी बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। चलिए, तो ऐसा है कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं इसको जरा डिटेल में अपने टेलीविजन चैनल भारत एक्सप्रेस पे दिखाने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो भी हैं हमारे इस डिस्कशन को भी सुने और भारत एक्सप्रेस चैनल पे जाके आप देखिए। और अगर ये डिजिटल पे जो आप देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारी बातचीत अगर आपको पसंद आती है तो उस पर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और मुद्दे हैं जिसपे हमें बात करनी चाहिए, बिल्डर के नेक्सस को लेकर अभी हम बात कर रहे थे जी, अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्डरों के बारे में रियलिटी स्टोरी लेकर आपके पास है, उसके अंदर की कहानी बताएं, उनका गोरख धंधा क्या है वो आपको बताएं, तो हम वो भी करेंगे सुबह। तो मैं मिहिर जी आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा आपसे पीछे डिस्कस हुआ था, हमने एसआईटी ने काम शुरू किया है। बिल्डर्स जो आप देखेंगे पूरे दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली एनसीआर का जितनी भी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी सिटी शहर हैं, आप बेंगलोर जाएं, कलकत्ता जाएं, पुणे जाएं, चंडीगढ़ जाएं, मोहाली जाएं, दिल्ली में गुड़गांव ले जाएं, फरीदाबाद आए, नोएडा आए, ग्रेटर नोएडा आए, सभी जगह पर आम आदमी परेशान है। रजिस्ट्री नहीं हो रही, पैसा जा चुका है। इवन ये हुआ है कि पैसा लेने के बाद में आपने बैंक से लोन मुझे करा दिया, फ्लैट किसी और को बेच दिया, ऐसे घोटाले हो रखे हैं। सवाल ये है कि एक पोजीशन, आपको कोई प्रॉपर्टी का पोजीशन मिला नहीं है, प्रॉपर्टी तैयार हुई नहीं है, बैंक लोन कैसे दे देता है? प्रॉपर्टी पे लोन तो तभी देगा ना जब आदमी को उसमें आके रहने की स्थिति में होगा। उसके गोरख धंधे की कहानी बड़ी लंबी तो हमने तैयार कर दिया, शुरू कर दिया, हम काम जल्दी, बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। एक्सप्रेस में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बिल्डरों का जो गठजोड़ है सरकारी तंत्र के साथ, अधिकारियों के साथ, और जिसका खामियाजा आम इंसान भुगतता है, नौकरी पेशा जो लोन लेके किसी तरह अपनी ईएमआई भरता है लेकिन उसे उसका मकान नहीं मिलता, उस पर एक सीरीज बहुत जल्दी भारत एक्सप्रेस पे आने वाला है। लेकिन उससे पहले आप हमारा ये प्रोग्राम टेलीविजन पे आज देखिए, और उसके बारे में जो भी है वो कमेंट आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हमारे इस भारत एक्सप्रेस चैनल को जो डिजिटल पे आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे
तो हमें काम करने का जोश और हमारा जो उत्साह है वो दोगुना होगा बिल्कुल। और हम आपके लिए लगातार अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।